दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो 2013 में हुई केदारनाथ आपदा से जुड़ी हुई है। दोस्तों उस घटना के बाद यूपी के परिवार में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। लेकिन दोस्तों जिन जिन लोगों ने इस घटना को सुना था वो लोग एकदम से हैरान रह गए थे। उन लोगों ने कहा था कि ऐसा होना इस दुनिया में असंभव है। लेकिन दोस्तों ये घटना आज आप लोग सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोगों को भी भरोसा हो जाएगा कि उस दिन केदारनाथ आपदा में उस यूपी के परिवार के साथ क्या हुआ था। दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जो मेरा हौसला है और भी ज्यादा बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों अब ज्यादा समय ना गवाते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता है अपने परिवार वालों के साथ, और उनके परिवार जो थे वो सभी लोग भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों जयप्रकाश की पत्नी और उनका एक 7 साल का बच्चा भी था। ये तीनों लोग एक साथ रहते थे। दोस्तों ये बात है 2013 की। जयप्रकाश सोच रहे थे कि इस बार जब केदारनाथ बाबा का कपट खुलेगा तो वो अपनी पत्नी को लेकर केदारनाथ जरूर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जयप्रकाश और जयप्रकाश की जो पत्नी थी वो दोनों लोग भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और वो लोग अपनी जिंदगी में कभी भी केदारनाथ नहीं गए थे, इसलिए उनकी बहुत इच्छा हो रही थी केदारनाथ जाने की। लेकिन दोस्तों वो लोग सोच रहे थे कि उनका 7 साल का एक छोटा सा बच्चा है और केदारनाथ में बहुत लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है, लाइन भी लगाना पड़ता है, जिस वजह से अगर वो लोग अपने बच्चे को लेकर जाएंगे तो उनको वहां पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों जयप्रकाश अपने बच्चे को लेकर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी उनको साथ में लेकर जाना, क्योंकि दोस्तों उनके घर में जयप्रकाश और उनकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था, जिस वजह से मजबूरी में जयप्रकाश और जयप्रकाश की पत्नी और उनका 7 साल का बेटा तीनों लोग केदारनाथ बाबा का दर्शन करने जाने का फैसला करते हैं। दोस्तों जैसे ही जून का महीना आता है वैसे ही जयप्रकाश अपने बच्चे को अपनी पत्नी को लेकर केदारनाथ के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों पूरी रात बस में ट्रैवल करते हैं लोग, और बस में ट्रैवल करने के बाद सुबह जब होती है तो सुबह सुबह में वो लोग केदारनाथ पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद जयप्रकाश एक धर्मशाला में एक रूम लेते हैं और जयप्रकाश अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर आराम करेंगे और कल सुबह उठकर हम लोग केदारनाथ बाबा का दर्शन करने जाएंगे। लेकिन दोस्तों उन लोगों को यह पता नहीं था कि अगले ही पल में उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। वो लोग इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे। दोस्तों पूरी रात वो लोग धर्मशाला के अंदर गुजारते हैं और जैसे ही सुबह होता है सुबह में वो लोग सुबह सुबह उठकर केदारनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहां का जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहे थे। दोस्तों बहुत ज्यादा वहां पर बारिश भी पड़ रही थी और बर्फबारी भी हो रही थी। वहां जितने भी लोग थे केदारनाथ बाबा का दर्शन करने, जितने भी लोग वहां पर गए थे, सभी लोग मौसम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन दोस्तों जयप्रकाश और उनकी पत्नी को लगता था कि शायद ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ का मौसम हमेशा ऐसा ही रहता होगा, क्योंकि दोस्तों वो लोग पहली बार केदारनाथ गए थे, जिस वजह से जयप्रकाश और उनकी पत्नी जो थी वो मौसम पर ज्यादा वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और केदारनाथ बाबा का दर्शन करने जाते हैं। वहां पे दर्शन उनका करते हैं, उनका अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपने बच्चों के साथ घूमते भी हैं और फिर घूमने के बाद वो लोग धर्मशाला पर वापस चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों धर्मशाला में वो लोग खाना वगैरह खाते हैं और फिर उसी रूम के अंदर सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों शाम का समय था और जयप्रकाश का जो लड़का था 7 साल का, वो अभी रूम के अंदर सो रहा था। तब तक जयप्रकाश और उसकी पत्नी का नींद खुल जाता है और वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना शाम का समय है तो हम लोग थोड़ा सा बाहर घूम लिया जाए। दोस्तों जयप्रकाश अपने बच्चे को उसी धर्मशाला के रूम के अंदर सुला देता है और फिर अपनी पत्नी और अपने खुद दोनों लोग धर्मशाला से बाहर निकलते हैं और घूमने फिरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आंधी तूफान बहुत तेजी के साथ चल रहा था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। बारिश तो रुकने का वहां नाम भी नहीं ले रही थी। लेकिन फिर भी जयप्रकाश और उनकी पत्नी पहली बार केदारनाथ गए थे तो वो लोग घूमने के लिए धर्मशाला से बाहर 1 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और एक पहाड़ी के ऊपर जाकर दोस्तों वो लोग बैठ जाते हैं। दोस्तों उनके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, क्योंकि जो पहाड़ पे वो लोग बैठे हुए थे, जिस पहाड़ की चोटी पर वो लोग बैठे हुए थे, वहां से नजारा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ ही घंटे बाद सभी लोग बहुत ज्यादा एकदम से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो
बारिश वहां पर हो रही थी वो एक सामान्य बारिश नहीं थी, बल्कि उस बारिश के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। और सिर्फ तूफान ही नहीं बल्कि वहां पर भयंकर बाढ़ भी आने वाला था। दोस्तों वो दिन था 15 जून 2013। जयप्रकाश अपनी पत्नी दोनों लोग उस पहाड़ी के चोटी पर एक साथ बैठे हुए थे और उनका बच्चा जो था वो धर्मशाला के अंदर सो रहा था। तभी दोस्तों सभी लोगों की नजर केदारनाथ बाबा का जो मंदिर है उसके पीछे वाली पहाड़ी पर पड़ जाती है और सभी लोग देखते हैं कि जो मंदाकिनी नदी है वो पहाड़ों को चीरते हुए मंदिर की तरफ आ रही है। दोस्तों उस दिन मंदाकिनी नदी में बहुत बड़ा तूफान आया था और मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो बिजली की रफ्तार से केदारनाथ मंदिर की तरफ चीरते हुए पहाड़ों को आ रहा था। दोस्तों ये सब देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सभी लोगों के बीच में हड़कंप मच जाता है, कोई इधर भागने लगता है, कोई उधर भागने लगता है। तभी दोस्तों जो जयप्रकाश की पत्नी थी वो दौड़ते हुए धर्मशाला के पास पहुंचने की कोशिश करती हैं और अपने बच्चे को लाने की कोशिश करती हैं। लेकिन दोस्तों भीड़ काफी ज्यादा थी और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं तो भगदड़ मच जाती है, जिस वजह से जयप्रकाश की जो पत्नी है वो धर्मशाला के पास नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों जयप्रकाश अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और खींचते हुए उसी पहाड़ी के चोटी के ऊपर उसको ले जाता है, क्योंकि दोस्तों जयप्रकाश जो था वो सोच रहा था कि जब तक हम लोग उस धर्मशाला के पास पहुंचेंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए तब तक जो बाढ़ है वो धर्मशाला को बहा कर लेकर चली जाएगी और अगर हम लोग अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां पर जाएंगे तो शायद हम लोग भी उस बाढ़ के चपेट में आ जाएंगे और हम लोगों की भी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो धर्मशाला था वो केदारनाथ मंदिर के एकदम करीब था, इसलिए वो लोग जाने से बहुत ज्यादा डर रहे थे। दोस्तों यही सब सोचकर जयप्रकाश और उसकी जो पत्नी थी वो दोनों लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां पर बैठकर दोनों लोग और जितने भी लोग वहां पर थे केदारनाथ में सभी लोग नीचे का नजारा देख रहे थे। दोस्तों जयप्रकाश की पत्नी बहुत ज्यादा रो रही थी अपने बच्चे को याद करके, क्योंकि दोस्तों उनकी आंखों के सामने उनका जो बच्चा है उन लोगों से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों एक माता पिता के लिए बहुत ही कठिन समय होगा जब उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे की मृत्यु हो जाए। दोस्तों जयप्रकाश और उनकी पत्नी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और वो लोग अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहे थे। और दोस्तों धीरे धीरे मौसम जो था वो बहुत ज्यादा विशाल रूप लेता जा रहा था, मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। वहां पर जितने भी धर्मशाला थे, जितने भी लोग वहां पर थे वो सभी लोग बाढ़ की चपेट में आ गए थे और जो लोग बचे थे वो सभी लोग पहाड़ियों की चोटी पर जाकर छिप गए थे। दोस्तों सभी लोग 3 दिनों तक वहां बिना खाए पिए उस पहाड़ी के चोटी पर छिपे हुए थे और बस किसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा और उन लोगों को बचा लेगा। लेकिन दोस्तों तीसरे दिन भारत सरकार की जो रेस्क्यू टीम होती है वो वहां पर पहुंच जाती है और जितने भी लोग उस बाढ़ में फंसे हुए थे, उस बाढ़ में घायल हुए थे, उस सभी लोगों को केदारनाथ में फंसे हुए थे वो सभी लोगों को बचाकर वहां से निकाला जाता है। और फिर जयप्रकाश जो था वो अपनी पत्नी के साथ वहां से बचकर निकल जाता है और अपनी पत्नी को अपने घर लेकर जाता है। दोस्तों जयप्रकाश की पत्नी एकदम से टूट चुकी थी क्योंकि उनका इकलौता लड़का था जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, उन लोगों से अलग हो चुका था। दोस्तों वो लोग महादेव के बहुत ज्यादा बड़े भक्त थे, वो लोग महादेव को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन जो हादसा उनके साथ हुआ था उस वजह से वो लोग भगवान भोलेनाथ का पूजा करना भी बंद कर देते हैं। दोस्तों जयप्रकाश की पत्नी की तबीयत धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि वो एकदम से टूट चुकी थी और जयप्रकाश जो था वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा था। दोनों लोग ना तो कुछ खाते थे और ना ही कुछ पीते थे, बस अपने बेटे के बारे में हमेशा दिन रात सोचते रहते थे। दोस्तों इस परेशानी से जयप्रकाश बड़ी मुश्किल से निकल पाए थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और जयप्रकाश अब अपने काम वगैरह पर भी जाने लगते, क्योंकि दोस्तों अगर वो काम नहीं करेंगे तो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे और वो अपने घर के इकलौते कमाने वाले इंसान थे। लेकिन दोस्तों जयप्रकाश की जो पत्नी थी वो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती थी और घर पर पड़ी रहती थी, उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी और ना ही अच्छे से खाना पीना खाती थी। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजर रहा था और देखते देखते पूरे 8 साल गुजर जाते हैं। दोस्तों एक दिन जयप्रकाश के गांव में एक साधु आए थे और वो सभी लोगों के घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। जब वो जयप्रकाश के घर के सामने आते हैं तो जयप्रकाश की पत्नी साधु को भिक्षा वगैरह देती है, उनको खाना वाना भी खिलाती है, उनको पानी भी पिलाती है और भिक्षा वगैरह देने के बाद, खाना खिलाने के बाद वो अपने घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी साधु जी जयप्रकाश की पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारी समस्या जहां से शुरू हुई थी उस समस्या का समाधान वहीं पर जाकर तुम्हें मिलेगा, तुम्हें एक बार अपने पति के साथ केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। दोस्तों जब जयप्रकाश की पत्नी साधु की ये बात सुनती हैं तो वो एकदम से हैरान रह जाती हैं और सोच में वो पड़ जाती हैं कि भला साधु जी मेरे समस्या के बारे में कैसे जानते हैं, उनको कैसे पता चला। दोस्तों जयप्रकाश की पत्नी और जयप्रकाश
जयप्रकाश दोनों लोग साधु बाबा के पास बैठे हुए थे। तभी जयप्रकाश जो है वो साधु से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि केदारनाथ में ही हमारे साथ ये हादसा हुआ है और हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। तब दोस्तों साधु बाबा बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, तुम लोगों को एक बार केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम लोग भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा मानते हो, उनके बहुत बड़े भक्त हो, और तुम्हारे साथ जो अन्याय भगवान भोलेनाथ ने किया है शायद वो केदारनाथ जाकर सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जयप्रकाश अपनी पत्नी से केदारनाथ जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन दोस्तों जयप्रकाश की पत्नी अपनी जिंदगी में वो केदारनाथ कभी भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहीं पर उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था और दोबारा वो अपनी पुरानी यादों को ताजा नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों जयप्रकाश अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, उनको कैसे भी उनको मना लेते हैं केदारनाथ जाने के लिए। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, कुछ दिनों बाद जयप्रकाश और उनकी पत्नी दोनों लोग केदारनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए फिर से हिम्मत जुटाते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों वहां जाने के बाद बाबा केदारनाथ का वो लोग दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वो लोग उसी पहाड़ी के चोटी पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने बच्चे के बारे में दोनों लोग सोचने लगते हैं। तभी दोस्तों जयप्रकाश की पत्नी को प्यास लग जाती है, तो जयप्रकाश पहाड़ी से नीचे उतर कर जाते हैं पानी डालने के लिए। तभी दोस्तों जयप्रकाश की पत्नी के पास एक छोटा सा 7 साल का बच्चा आकर बैठ जाता है और जयप्रकाश की पत्नी से कहता है कि क्या आप लोग उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आ रहे हैं? तब दोस्तों जयप्रकाश की जो पत्नी थी वो कहती है कि हाँ बाबू, हम लोग प्रतापगढ़ के रहने वाले, हम लोग प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। फिर दोस्तों वो लड़का पूछता है कि क्या आपके पति का नाम जयप्रकाश शर्मा है? तब दोस्तों जयप्रकाश की पत्नी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, तुम ये सब कैसे जानते हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं। तब वो लड़का कहता है कि मैं आपका बेटा आयुष हूं, जो 2013 में यहीं पर मैं बाढ़ में बह गया था और उसी बाढ़ के चपेट में मैं आ गया था। दोस्तों इतना सुनने के बाद जयप्रकाश की पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उस बच्चे के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या तुम झूठी बकवास कर रहे हो, ये सारी बातें तुम्हें कौन बताया है? तब तक दोस्तों जयप्रकाश पानी लेकर आ जाता है वहां पर और जयप्रकाश की जो पत्नी है वो जयप्रकाश को सारी बातें बताती है और कहती है कि देखो ये छोटा सा बच्चा फालतू की बातें कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं आपका बच्चा हूं, आयुष हूं। दोस्तों जयप्रकाश इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों जयप्रकाश उस लड़के से प्यार से पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम कौन हो? तब दोस्तों वो लड़का कहता है कि 2013 में उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ था और जब मैं 7 साल का हुआ था तो मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तभी से मैं केदारनाथ बाबा के मंदिर के पास जो साधु जी रहते हैं उन्हीं के साथ मैं रहता हूं। उसके बाद दोस्तों जयप्रकाश आयुष से काफी देर तक बातचीत करते हैं और उससे पूछते भी हैं अपने बेटे के बारे में। तो दोस्तों वो सब कुछ सही सही बता देता है। दोस्तों जयप्रकाश उस लड़के से पूछते हैं कि मेरे बेटे आयुष किस क्लास में पढ़ता था? तो दोस्तों वो लड़का आयुष के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो किस क्लास में पढ़ता था। उसके बाद जयप्रकाश पूछते हैं कि मेरे बेटे के चाचू का क्या नाम है? तब दोस्तों वो लड़का सही सही सब कुछ बता देता है। उसके बाद जयप्रकाश उससे पूछते हैं कि मेरे बेटे का ननिहाल कहाँ है? तब दोस्तों उसका ननिहाल भी वो बता देता है। और जब ये सारी बातें जयप्रकाश सुनते हैं तो उसकी पत्नी, जयप्रकाश की पत्नी और जयप्रकाश दोनों लोग हैरान हो जाते हैं और वहां सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि हमारा जो बेटा कई सालों बाद पहले गुजर गया था, आखिर वो जिंदा कैसे हो सकता है। दोस्तों जयप्रकाश और उसकी पत्नी के मन में तरह तरह की बातें चल रही थी। तभी वो लड़का जयप्रकाश और जयप्रकाश की पत्नी को उसी साधु के पास लेकर जाता है जो साधु जयप्रकाश के गांव पर आया था और उससे भिक्षा लिया था और उसको बताया था कि आप भोलेनाथ के पास चले जाओगे तो वहां पर तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों दोनों लोग साधु बाबा के पास जाते हैं जिनके पास वो लड़का रहा करता था। जयप्रकाश साधु बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये सब क्या है? तब साधु बाबा जयप्रकाश से कहते हैं कि महादेव ने आपके बेटे को आपसे छीन लिया था क्योंकि आप महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, महादेव की पूजा करते थे, तो इसलिए महादेव ने आपके बेटे को फिर से लौटा दिया है। ये आपका बेटा ही है और इसका पुनः जन्म हुआ है। दोस्तों जब ये बात जयप्रकाश और उसकी पत्नी सुनते हैं कि उनके बेटे का पुनः जन्म हुआ है तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो, उनको पूरा संसार मिल गया हो। और जयप्रकाश की पत्नी इतना ज्यादा खुश हो जाती हैं जैसा ऐसे लग रहा था कि जैसे उनकी जितनी भी बीमारी थी वो सब कुछ ठीक हो चुकी है, उनको कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं हो। दोस्तों उस बच्चे को पाकर जयप्रकाश और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों उस बच्चे को अपने गले
गले से लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद जयप्रकाश साधु बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकता हूं। दोस्तों साधु बाबा जयप्रकाश से कहते हैं कि ये बच्चा आपका ही है और महादेव ने मुझे इसको आपको वापस देने के लिए कहा है, तो जाहिर सी बात है कि आयुष आपके ही साथ में रहेगा, आप इसको लेकर जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जयप्रकाश और उनकी पत्नी आयुष को लेकर अपने घर चले जाते हैं और जयप्रकाश की पत्नी की तबीयत भी ठीक हो जाती है। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि आयुष जब 7 साल का था तब उसकी मृत्यु हुई थी और जब आयुष अपने माता पिता से मिला था तभी भी वो 7 साल का था, यानी कि जिस उम्र में आयुष उस बाढ़ में बह गया था ठीक उसी उम्र में वो वापस आकर दोबारा अपने माता पिता को मिला था। दोस्तों सच में ये सोचने वाली बात है। दोस्तों आयुष को जब माता पिता उसके अपने घर लेकर आते हैं तब आयुष सब कुछ उन लोगों को बताने लगता है कि यहाँ पर मैं सोता था, वो हमारे दोस्त है, इस स्कूल में मैं पढ़ता था, वो हमारे पड़ोसी हैं। एक एक चीज दोस्तों सब कुछ अपने माता पिता को वो बताने लगता है, जिस वजह से जयप्रकाश को और उनकी पत्नी को एकदम से भरोसा आ जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं है बल्कि वो उन्हीं लोगों का बेटा है आयुष। दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरीके की जो घटनाएं हैं आज भी घटित होती हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि दोस्तों मैं पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हादसा जरूर देखने को मिलता है और मैं बहुत सारे ऐसे मामले देखता भी हूं जिनमें लोगों का पुनः जन्म होता है और वो लोग अपनी पुरानी पिछली यादें याद रखते हैं और जब उनका दोबारा जन्म होता है तो उन लोगों को सब कुछ याद होता है कि वो पहले जन्म में क्या करते थे। दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी घटनाएं अगर आप लोग के संज्ञान में है, आप लोग ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र जरूर करिएगा।